ये हमारा एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में जाएगा, वहां की नब्ज को टटोलेगा, जनता से बात करेगा, नेताओं से बात करेगा। आज हम मौजूद हैं हरियाणा के फरीदाबाद में। जी हां, फरीदाबाद का सेक्टर 12 ये इलाका है और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो एक बार जरा इसको पैन करके दिखाएं। जिस इलाके में हम वहां पर मौजूद है, काफी हैपनिंग सा ये इलाका है, जहां पर कई मॉल भी हैं और बहुत सारे लोग यहां पर हर रोज शाम बिताने के लिए आते हैं। और हरियाणा का मामला है तो भाई थोड़ा सा हरियाणा का टोन भी इसमें आने वाला है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। विजेंद्र जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, हरियाणा में फरीदाबाद में क्या ज्ञान? देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरह से पहले माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व में हमारे रहे श्री मनोहर लाल जी, और वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सैनी जी, उनके नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ईमानदारी से काम किया, पारदर्शिता को बढ़ावा दिया, भ्रष्टाचार को पूरा प्रयास किया कि वो हम उसको कम से कम कर सकें, ईमानदारी से रोजगार देने का सरकार ने काम किया, चारों तरफ हमने पूरा विकास करने का प्रयास किया, चाहे वो सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है। आज जहां हम बैठे हैं ये सेक्टर 12 है। आप देख सकते हैं जिस तरह की रौनक है, मॉल है, सड़कें हैं। हमारे नज़दीक सेक्टर 12 का स्टेडियम है, वहाँ पे इंडोर स्टेडियम हमारी सरकार ने बनाया है, सिंथेटिक ट्रैक बनाया है लगभग 10-10 करोड़ रुपए की लागत से। इंटरनेशनल हॉकी का वहाँ पे हमने ट्रैक बनाया है, एक एथलेटिक ट्रैक वहाँ पे बनाया है, एक ऑल वेदर स्विमिंग पूल वहाँ पे बनाया है। 150 करोड़ रुपए की लागत से अभी राजा नाहर सिंह स्टेडियम का काम चल रहा है। माहौल क्या है? माहौल बहुत अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, किसानों का आशीर्वाद हमारे साथ है। और जो 24 फसलों को एमएसपी पे खरीदने की घोषणा हमारी सरकार ने पिछले लगभग 2-3 महीने पहले की है, उससे बाद किसानों में भी बड़ी खुशी का माहौल है। और ये फरीदाबाद तो भाजपा सरकार ने जो देश भर के अंदर माननीय मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी, ये उन 100 स्मार्ट सिटी में से एक है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है फरीदाबाद। सुमित जी, ये तो जोश से लबरेज हैं, कॉन्फिडेंस से भरपूर हैं, आपकी निगाह में क्या माहौल है? फरीदाबाद 89 विधानसभा की तड़पती और बिलखती हुई जनता की तरफ से आपका सभी का हाथ जोड़ के यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ, आने पे स्वागत करता हूँ। अभी हमारे साथी भाई ने कहा तो मुझे एक कहावत याद आती है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और मात्र एक फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्टेडियम में इन्होंने सारे पैसे लगा दिए, जो स्टेडियम खुद कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी ने ही उसको बनाया था, उसी टाइम में उसका उद्घाटन हुआ था। मैं बता देना चाहता हूं, मेरे भाई को याद दिलाना चाहता हूं कि फरीदाबाद में और हरियाणा में और देश में जब 10 साल कांग्रेस पार्टी रही थी, तो उस 10 साल के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहल के फरीदाबाद को बदरपुर पुल मिला, फरीदाबाद को आईएमटी इंडस्ट्रियल एरिया मिला, फरीदाबाद को ईएसआई हॉस्पिटल मिला। जितनी भी सड़कें चौड़ी ग्रेटर फरीदाबाद सब कांग्रेस पार्टी की देन है। साथ में एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए आज बीजेपी से भी बहुत कुछ मिला हमें। स्मार्ट सिटी के नाम पे हजारों करोड़ों रुपए ये और इनकी नगर निगम खा गए। आज पूरा फरीदाबाद कूड़ा सिटी बना हुआ है। अभी आप आए हैं, सड़कों पे पानी जमा है, आवारा पशु घूम रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, सब क्या ये सब बीजेपी का। चलिए सुमित जी, थोड़ा सा आगे के लिए भी बचा के रखिए, बहुत बातचीत होगी। और मेरी रिक्वेस्ट है तमाम जो हमारे मेहमान हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि शब्दों का चयन थोड़ा सा वो हो, सभ्यता के दायरे में हो और संसदीय भाषा का इस्तेमाल करें, ताकि एक स्वस्थ चर्चा यहाँ पर हो सके, उस चर्चा का लाभ हमारे दर्शक उठा सके, हमारे वोटर्स उठा सकें। मैं सीधे बंसल जी का यहाँ पर रुख करना चाहूँगा। बंसल जी, दोनों पार्टियों ने तो अपने अपने दावे कर दिए, अब आप क्या सोच रहे हैं बैठे हुए? देखिए आनंद जी, मैं सोच कुछ नहीं रहा हूँ, मैं सोच ये रहा हूँ कि पॉलिटिकल बयान जिस मजबूती के साथ ये लोग कह देते हैं, उस मजबूती के साथ इनके कार्यकर्ता इनकी बात मान लेते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और हो जाती है जी। इसी फरीदाबाद की ये बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भाई 10 साल में हमने बहुत विकास किया और विकास करने के बाद आज हमारे साथ जनता जुड़ी हुई है। कांग्रेस ये कहती है कि भाई इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया और इस बार जनता हमारे साथ है। निश्चित तौर पे आनंद जी, अगर आप देखेंगे तो फरीदाबाद एक शहरी क्षेत्र है, बदरपुर बॉर्डर बिल्कुल दिल्ली से लगा हुआ है, ये एनसीआर का पार्ट है जी। अगर मैं इसकी भौगोलिक परिस्थितियां बताऊं तो बिल्कुल दिल्ली से लगे हुए होने के नाते यहाँ बल्लभगढ़ तक की जो 6 विधानसभा सीटें हैं, उन 6 विधानसभा सीटों में पूरी तरीके से शहरी क्षेत्र के लोग रहते हैं जी। दूर दराज के देश भर के आकर के लोग यहाँ अपनी रोजी रोटी कमाते हैं।
उनको किस तरीके की सुविधाएं चाहिए, वो इनसे नौकरी नहीं मांगते, वो केवल प्राइवेट जॉब करते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। अब 10 साल तक बीजेपी का शासन हरियाणा में रहा है, तो एक सत्ता विरोधी लहर बन जाती है। 10 साल में बहुत से लोगों की अपेक्षाएं होती हैं, वो भी पूरी नहीं होती। तो मैं निसंकोच ये बात कह सकता हूं कि इस बार सत्ता विरोधी लहर फरीदाबाद में भी देखने को चलिए, मिलती है। मैं जनता के पास जाना है मुझे, मैं आऊंगा। और अगला इस बात को कह के जा रहा हूं, अगला सवाल थोड़ा गंभीर है, मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पे अगला मेरा सवाल, उसका जरा जवाब ढूंढ लीजिएगा। चलिए, हाँ, यहाँ पे कुछ लोग कहना चाह रहे हैं। वह ये चाहना चाहता है, कहीं जाम की स्थिति देख लो, आप नीलम चले जाओ, बाटा चले जाओ, YMCA चले जाओ, गुडियर चले जाओ, बल्लभगढ़ बस स्टैंड चले जाओ, आप जाओ से 1 डेढ़ 2 घंटे तक नहीं निकल सकते। हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो गड्ढा, अगर मैं एक पर्वतीय कॉलोनी रहता हूँ, मैं 10 साल से देख रहा हूँ, 10 साल से जो हमारे नीरज शर्मा जी गाते रहते हैं ना, वो गड्ढा मतलब पानी भरा ही रहता है, सही नहीं होता है। ऐसे में वो कहते हैं हमारी सरकार नहीं है। अरे भाई, तुम्हारे कोटा से कुछ तो आता होगा, उसको सही करा दो। चलिए, गड्ढा, रोजगार, हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये वादे सारे बंदे कर रहे हैं, स्वच्छ प्रशासन और साफ सफाई, उसमें कोई आंकड़े हों तो कोई प्रस्तुत करे, कोई कागज वागज लाएं क्या? चलिए, साफ सफाई, स्वच्छता, हाँ, हाथ खड़ा कर देना भाई। हाँ, बताइए। आप तो बीजेपी का पक्ष रखेंगे, दिख रहा है। जी, मेरा नाम तुषार वत्स है, मैं यहीं से 2 किलोमीटर दूर सिही गांव पड़ता है, मैं वहाँ का गृह निवासी हूँ। सिही गांव में पिछले 3 महीने से मेरे घर के बाहर मंदिर है, 3 महीने से गारा, मतलब कीचड़, बहुत बुरी तरीके से कीचड़ मची पड़ी है, वो सफाई हुई नहीं है। मैं विधायक नरेंद्र गुप्ता जी के पास ज्ञापन दे के आया था, मैं बीजेपी के हर जो भी बड़ी से बड़ी अथॉरिटी है उसके पास ज्ञापन दे के आया हूँ। जनता का आक्रोश आपने देख लिया, आपने देख लिया जनता के का मुद्दे आक्रोश। आपने सुन लिया। हाँ, एक मिनट विजेंद्र जी, साफ सफाई की बात हुई, रोजगार पानी की बात हुई, गड्ढों की बात हुई, अब आप तीनों पे वो दे दो जरा। देखिए, जो एक वहाँ पे हमारे साथी खड़े हैं हेलमेट लेके जी, उन्होंने नीरज शर्मा जी का जो विषय उठाया, वो भ्रष्टाचार की जननी उन्होंने कांग्रेस नीरज पार्टी शर्मा के का नहीं विधायक उठाया, हैं। उन्होंने NIT वो विधानसभा भैया का नीरज शर्मा का उठाया। तो आपके NIT फंड में कौन सरकार है? फंड ही नहीं दे रही। देखिए, वहाँ नीरज भ्रष्टाचार शर्मा ने तो कपड़े तक त्याग दिए। भैया सुनो, नीरज शर्मा तो मैं पहले आपसे चल बीच लिया। में नहीं बोला था। नीरज शर्मा ने अरे खूब बाबा जी बचा बन ली। गए, नीरज शर्मा बाबा का जी बन मुकाबला- गए, फिर राजनीति नीरज में क्या शर्मा का करें? मुकाबला तुम करोगे। राजनीति में क्या करें फिर? अरे सुनो, जब बाबा जी बनना है, ये नौटंकी करनी है, बाबा जी बनना है, राजनीति में क्या करें? राजनीति में क्या करें भाई? मेरी रिक्वेस्ट सुन लीजिए, शांति से बात करेंगे, सवालों का जवाब देंगे तो बढ़िया रहेगा। मेरा सवाल था गड्ढे, साफ सफाई और रोजगार। रोजगार इसलिए बड़ा मुद्दा है क्योंकि आपकी पार्टी भी कह रही है 2 लाख नौकरी देंगे, कांग्रेस भी अपने घोषणा पत्र में कह रही है 2 लाख नौकरी देंगे। और मेरा सवाल दोनों से होगा, आपसे यह है कि 2 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं आप, तो जब सरकार में थे तब क्यों नहीं दी गई? देखिए, मैं सुन लीजिए एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी, योग्यता और काबिलियत के आधार पर 1.5 लाख सरकारी नौकरी दी है हरियाणा प्रदेश में 10 साल के अंदर। सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, हमने दिया गांव गांव के अंदर। मेरा फरीदाबाद जिले का सागरपुर गांव है, मेरे अपने गांव में 30 बच्चे लगे सरकारी नौकरी बिना किसी को 1 भी रुपया दिए, और कांग्रेसियों के बच्चे भी लगे ईमानदारी से हमारी सरकार में। अब आते हैं बात नौकरी कांग्रेस देवता की। सुनो भैया, सुनो, गड्ढा और मैं सफाई, कंप्लीट कर रहा हूँ, गड्ढा और सफाई। हाँ, बता रहा हूँ सर। हाँ। एक नौकरी का मॉडल कांग्रेस ने पेश कर दिया। अभी विजेंद्र बंसल जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, अभी नीरज शर्मा जी NIT से इनके विधायक हैं, 2 दिन पहले का बयान बता रहा हूं, परसों का। उन्होंने कहा है कि भैया सुन लो, ये बीजेपी का मेरिट वेरिट हमें समझ में नहीं आ रहा। हुड्डा साहब को 2 लाख नौकरी देंगे, हुड्डा साहब 2000 मेरे वोट में आएंगी और 50 वोट पे 1 नौकरी बेचूंगा भैया, 50 वोट पे 1 नौकरी बेचूंगा। शर्म करो कांग्रेसियों। सुमित जी, नौकरी का वादा आपने किया, 2 लाख नौकरी का वादा आपने किया है यहाँ पर। मेरा सवाल ये कि कांग्रेस जब यहाँ पे सरकार में थी तो हरियाणा में ये शब्द बड़ा मशहूर था, पर्ची खर्ची, पर्ची खर्ची, और इसी को आधार बनाकर कांग्रेस पर हमले होते हैं, सरकारी नौकरी की बात आती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे 2 लाख नौकरी, कोई टाइम फ्रेम आपने उसका सेट किया है? हमने कहा है 2 लाख नौकरियां देंगे। कांग्रेस पार्टी के टाइम पर बिल्कुल नौकरियां टाइम बांटी हैं, टेबल, घर गैर टाइम नौकरियां टेबल। बांटी हैं, आगे ही बांटेंगे। और पर्ची खर्चा कुछ नहीं होता था, हमारा कोई भी किसी बात का दागी नहीं है। आज भी मैं साफ कहना चाहता हूँ, इस बीजेपी सरकार में नौकरी चलिए अब चलिए, मैं कहना चाहता हूँ, मेरा एक सवाल है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या फरीदाबाद, एक मिनट, नौकरी की बात नहीं, हम बात करें पहले फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की। हरियाणा में मत जाओ, देश में मत जाओ, मुझे बताओ कूड़ा है नहीं है, मुझे बताओ बरसाती पानी है कि नहीं है, मुझे बताओ आवारा पशु है कि नहीं है, मुझे बताओ बेरोजगारी है कि नहीं है। कमाल की बात करते हैं। चलिए और विजेंद्र महंगाई, जी,
विजेंद्र जी रसोई देखिए, आ जाइए, आप आ गृहिणियां जाइए। दुखी हैं। सुमित जी, रसोई सुमित का जी, सिलेंडर 1000 पार, सुमित जी, सुमित जी, पेट्रोल, सुमित जी, डीजल विजेंद्र 100 जी, के पार। विजेंद्र जी। देखिए आनंद जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर जी। दिया है। इस घोषणा पत्र पर आप यदि एक सरसरी नजर दौड़ाएं तो इस घोषणा पत्र में जो घोषणा कांग्रेस ने बराबर की है है। वो ही घोषणा उन्होंने की है। जी बराबर। 10 साल में ये वो घोषणाएं पूरी नहीं करते, लेकिन आम जनता को 10 साल के बीजेपी के शासन के बाद भी वही सड़क, सीवर, पानी की बात कर रही है। आम जनता वही 10 साल के बाद फिर ये कांग्रेस के लोग आ जाएंगे तो फिर इनके बाद वही सड़क, सीवर। ये जो दो मुद्दे विजेंद्र जी ने भी उठाए हैं कि बीजेपी सरकार ने दो काम बड़े बेहतरीन किए, उनको हम भी मानते हैं, जनता भी मानती है कि बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरियों में भर्तियां हुई। वो भी फरीदाबाद और- किसी को नहीं मिली और फरीदाबाद की दूसरा नहीं आई। दूसरा सुमित जी प्लीज, दूसरा एक इनका बहुत बड़ी उपलब्धि जो भारतीय जनता पार्टी की मानी जाएगी वो ये मानी जाएगी कि चौधरी बंसीलाल हरियाणा में विकास पुरुष माने जाते थे, वो भी टीचर्स के ट्रांसफर को स्मूथ नहीं कर पाए। ये मनोहर लाल खट्टर की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने टीचर्स के ट्रांसफर्स को ऑनलाइन किया और आज अध्यापक मूलतः 95% अध्यापक खुश हैं। हरियाणा के चुनाव में हरियाणा की चौधराहट की जो लड़ाई है उसमें जनता जो है वो किस तरफ उसका झुकाव है, किसका मूड है और क्या माहौल है और क्या मुद्दे हैं। नारनौल भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पड़ता है। नारनौल विधानसभा पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है, तो क्या ये जो बीजेपी का गढ़ है इस बार इसमें कुछ बदलाव है? क्या लोगों की इच्छाएं पिछले 10 साल से जो सांसद जहां पर विधायक रहे हैं पूरी कर पाए हैं? क्या मूड है, क्या माहौल है, उस पर बात करते हैं। तो राकेश जी, सबसे पहले मैं आपसे ही पहला सवाल शुरू करता हूं। 10 साल, 9.5 साल खट्टर साहब के और उसके बाद 6 महीने अब नायब सैनी साहब के। अगर खट्टर साहब इतना बढ़िया काम कर रहे थे तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उनको हटाना पड़ गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का निर्माण, समय समय पर कार्यकर्ताओं को अवसर दिए जाते हैं। यहाँ बपोती नहीं है कि पार्टी में एक व्यक्ति को अवसर मिला तो दूसरे व्यक्ति को अवसर नहीं मिलेगा। निश्चित तौर पर मनोहर लाल जी के 9.5 वर्षों में आप बदले हुए हरियाणा को देख रहे होंगे। अगर आप दिल्ली से आए होंगे तो आपने दिल्ली से नारनौल का हाईवे देखा होगा। अगर आप चंडीगढ़ से आए होंगे, वही चंडीगढ़ जिसको जाने में यहाँ के व्यक्ति को 3 दिन का समय लगता था और सरदर्द रहता था चंडीगढ़ के नाम से। आज हालत ये है कि हम सुबह 6 बजे चंडीगढ़ के लिए निकलते हैं और 9 बजे चंडीगढ़ पहुंच के शाम को 6 बजे अपने घर वापिस आते हैं। जी, नाश्ता करके जाते हैं और डिनर घर आकर करते हैं। ये उपलब्धियां मनोहर लाल जी की थी। रही बात नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी के, जिनकी शुरुआत मंडल अध्यक्ष पे बतौर पर हुई, वो मेरे साथ जिले के अध्यक्ष रहे, पार्टी में अनेक दायित्वों पर रहे, विधायक रहे, आपने सांसद बताया रहे। खट्टर साहब पार्टी ने अवसर कितना दिया। काम किया, तो उनकी तपस्या में क्या कमी रह गई थी कि नहीं, 6 कोई महीने उन्हें तपस्या आप में- और नहीं दे पाए? नहीं, कोई तपस्या में कमी नहीं रही। या फिर कोई तपस्या में सुन कमी लीजिए सर, नहीं। सुन लीजिए, या फिर इस बार जो कहा जा रहा है कि देखिए शायद इस बार एंटी इनकम्बेंसी हावी है, तो इस वजह से खट्टर साहब को हटा के नायब सिंह सैनी साहब पे हार का ठीकरा फोड़ देंगे अगर ऐसा हुआ तो? नहीं, देखिए, हार के ठीकरे का विषय नहीं है। हार के ठीकरे का विषय तब आता है जब हार सामने दिख रही हो। हाँ। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 9.5 वर्षों में जो बदलाव किए हैं, ठीक वो है। बदलाव सबको नजर आते हैं। चलो, तो एक कार्यकर्ता को अवसर दिया गया ठीक है। और वो कार्यकर्ता ने भी जितना समय दिया, उस समय में हरियाणा का डंका बजाने का काम। हरियाणा में डंका किसका बजेगा ये तो अब जनता बताएगी 8 तारीख को। इस बार जो कहा जा रहा है कि भाई बायपोलर कॉन्टेस्ट दिखाई पड़ रहा है। बायपोलर का मतलब सीधी टक्कर दिखाई पड़ रही है कांग्रेस और बीजेपी में। ऐसा क्या जमीन पर है? विनोद यादव जी, आप तो टिकटार्थी भी थे, मुझे बताया गया, उम्मीद थी आपको भी टिकट मिलेगा। अब आपको तो सर टिकट नहीं मिला है, लेकिन क्या सीधी टक्कर है या लग रहा है कि और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं? और ऐसा ना हो कि हुड्डा साहब को जो उम्मीद थी पिछली बार 2019 में, वैसे ही थोड़ा दूर रह जाए और आपके साथ बैठी जेजेपी फिर से उनको समर्थन करके सरकार में पलटवा दे। सर ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ हम बैठे हैं यहाँ आप नज़र देखें तो इतना हुड्डा का बुरा हाल कर रखा है बीजेपी वालों ने।
बीजेपी सरकार ने इतना बुरा हाल कर रखा है। आप यहाँ से अंदर जाएंगे ना, यहाँ से हुड्डा के अंदर जाएंगे, गोटा गोटा पानी भर रखे हो जी। और जो ये कह रहे हैं ना फिल्टर का पानी आ गया, ये वो आ गया, अगर आप ये आके नहर है उसका पानी पी के देखोगे ना आप, तो आप पी नहीं सकते, पशु भी नहीं पी सकता, ऐसा पानी है। पर भाई साहब एक बात बताओ, अगर इतने सारे मुद्दे हैं जी। और हरियाणा में कुछ करा नहीं, तो 2 बार से नारनौल में आपका विधायक जीता क्यों नहीं? हाँ बीजेपी सरकार ने हाँ 70 पार का नारा लगा के मेरे बहुत ही भाई मतलब आम आदमी होते हैं ना जैसे, हाँ जी। सच्चे और ईमानदार, उनको बहका दिया। कुछ काम नहीं किया धरातल पे बीजेपी सरकार ने। अच्छा और डोंग करते हैं कि हमने ये किया वो किया। आप देखो हमारे यहाँ कोरियावास गांव में हाँ मेडिकल कॉलेज बनवाया, भाई मेडिकल साहब, कॉलेज बनाया। आराम काम से। के लिए किसी ने ये कहा कितने आदमी इसमें, इतने बच्चे सेलेक्ट होंगे यहाँ। ठीक है, एक बात मैं, चलिए आपने अपनी बात रखी शुरुआत। अजय चौधरी, आपको तो बीच में बैठाना चाहिए था, क्योंकि अभी तक लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इधर जाओगे या इधर जाओगे। वो मौका मिलेगा तो बता देंगे कितना प्यार करते हैं आपसे, बता देंगे। अभी नहीं, आप मौका सवाल मिलेगा, पूछिए। नहीं मौका मिलेगा, कुछ विधायक आ जाएंगे तो तय करेंगे कि किस तरफ जाना मैं है। आपको एक बात कह सकता हूँ और बड़ी जिम्मेवारी से, हाँ और नेशनल टीवी पर बैठ करके एक बात कहता हूँ हाँ कि 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का जो नुकसान हमने झेला है, मैं आपके टीवी पर बैठ करके कहता हूँ इनके साथ नहीं जाएंगे। पर एक बात बताओ, आपको 4.5 साल बाद नुकसान नजर आया? सिर्फ चुनाव से 6 महीने पहले तब तक चलता रहा था सब ठीक ठाक, मतलब सत्ता जब तक मिलती रही, जैसे कहते सत्ता की मलाई चल रही थी तब तक ठीक ठाक, और 6 महीने पहले नुकसान याद आ गया। लोगों का सेंटीमेंट हाँ। जब लोगों के बीच में गए, क्योंकि 2 साल तक तो कोरोना की वजह से लोगों के बीच में नहीं जा पाए, फिर किसान आंदोलन की वजह से नहीं जा पाए, अब आप यहाँ आए हो तो ही तो आपको पता चला ना कि माहौल क्या है। हाँ जी। दूसरा मैं आपको एक बात कहता हूँ हाँ जी, कि जो अभी राकेश जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मान होता है। किस तरह का सम्मान होता है पंडित रामविलास शर्मा जी का देखा होगा आपने, और इन्हीं के 2014 में इस पार्टी को हरियाणा प्रदेश में स्थापित करने वाले इनके वालिद साहब थे। हाँ। 2014 में आपके बीच में मंच से उतारा था कि नहीं उतारा था? भाई साहब क्या मुद्दे हैं, जल्दी बताइए। मुद्दे नाम बताओ पहले। दयानंद सोनी में कई बार मैं पार्षद। तो सोनी साहब वो कह रहे हैं कि बट आप बड़े निर्णायक फैक्टर होंगे, नायब सिंह साहब को वोट देने वाले हैं क्या सारे सोनी? स्टेट के मुद्दे हैं, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, पोर्टल व्यवस्था, सबकी भी ठप हो रहा है सारे। बोलो भाई ठप हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल ठप है, मुद्दे मुद्दे हैं। क्या नाम है भाई आपका? युवा हो? जी मेरा नाम अजय यादव है। अजय यादव जी, क्या मुद्दे हैं युवाओं के? क्या मुद्दे हैं, युवा क्या चाह रहा है इस बार? युवाओं के तो काफ़ी बेरोजगारी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही इनके आंकड़े जारी हुए हैं कि इन्होंने 1,43,000 नौकरियां दी है, जिसमें हरियाणा केसल रोजगार योजना भी आ ली, डीसी रेट भी आ लिया और स्थायी नौकरियां। युवा के लिए ये रोजगार मुद्दा है, आप उससे खुश नहीं है सरकार से? रोजगार के मुद्दे पे जितना काम किया। हाँ जी बिल्कुल कुछ नहीं है। 56-57 और हरियाणा पुलिस की भर्ती है जो काफ़ी दिनों से रुकी हुई है सर। हमने 3 बार तो पेपर दे लिया, ना हमारी सर हमने ना तो कांग्रेस से कोई वो ना हमें बीजेपी से, पर हमारी ये भर्ती पूरी कराई जाए, हमें आश्वासन दिया जाए दोनों पार्टियों से, अगर वो आगे आती हैं तो हमारी ये भर्तियाँ कैंसिल ना हो। दोनों पार्टियां कह रही हैं, एक कह रही है 2 लाख हम रोजगार देंगे, दूसरी कह रही है हम हरियाणा में रोजगार देंगे। ये कौशल रोजगार निगम के दिए हैं, और एक बच्चे जो ग्रुप डी में थे 10,000 वही बार बार में रिपीट हो रहे हैं। और सर हमें दोनों पार्टियों से आश्वासन चाहिए कि हमारी ये भर्तियाँ कैंसिल ना हो। 10 साल की हुड्डा सरकार ने 1,18,000 नौकरियां दी थी, और उस 1,18,000 नौकरियों का भी जो मापदंड था वो पूरा हरियाणा जानता है, किस प्रकार से बिना पैसे के नौकरी नहीं मिली। और उसमें भी क्षेत्रवाद, अगर आप झज्जर से बिलोंग करते हैं, अगर आप रोहतक से बिलोंग करते हैं, अगर आप सोनीपत से बिलोंग करते हैं और वर्ग विशेष से बिलोंग करते हैं तो आपकी नौकरी पक्की थी। परंतु वहीं एक मिनट, परंतु वहीं जहां हरियाणा सरकार ने, जहां हुड्डा को 10 वर्ष का कार्यकाल मिला, वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 2014 से 24 तक का कार्यकाल, जिसमें 2 साल कोविड के चले गए, उसमें हमने लगभग 1,85,000 नौकरियां दी। और उन नौकरियों की खासियत सुनिए,
वो बच्चे नौकरी पूछ रहे हैं, रुकिए एक बच्चे- मिनट, एक सर, मिनट। ऐसा मेरी थोड़ी पूरी- है कि मेरी बात तो पूरी करूं ऐसा ना। थोड़ी है कि ये आपने जनता का पता- भाषण चल रहा है, सवाल सुन भाषण लीजिए। नहीं। बच्चे मैं पूछ मेरा- रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं कि पेपर बार बार क्यों लीक हो जाते हैं आपके उसमें। देखिए अब पेपर की बताऊंगा और सुनिए, आराम से खाली पेपर लीक की ही नहीं बताऊंगा। हाँ उसके बाद जो बार बार भर्तियां रुकी हैं, हाँ 10 साल के शासन में कांग्रेस के में भाई एक साहब, अपनी बताओ, भर्ती रोको कांग्रेस गैंग। से पूछूंगा, अपना बताओ आप। भाई साहब मैं मेरा ही बता रहा हूं, सरकार ने कोई भी पेपर अगर लीक हुआ है हाँ उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की है। कांग्रेस के लिए जो मुद्दा निकल कर आया कि हुड्डा साहब के 10 साल में हरियाणा में सिर्फ एक क्षेत्र रोहतक और उसके आसपास के इलाके में विकास हुआ, बाकी सारे इलाकों की आपने अनदेखी करी है। ऐसा कुछ नहीं हुआ जी, पूरे हरियाणा में विकास हुआ है। ऐसा नहीं हुआ, पूरा हरियाणा में विकास हुआ है। उनको अपनी बात खत्म करने तो फिर पीछे आ रहा हूं। हाँ जी हमारे जिले में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कांग्रेस के राज में बनी मंदरगढ़ में। हाँ आप देखो, बाबा केदारनाथ के नाम से आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बना यहाँ पटिकरा में। कौन कहते हैं नहीं किया उन्होंने विकास। अब हम पहुंच चुके हैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र में। रोहतक लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त मैं गढ़ी सांपला किलोई में हूं। ये जो विधानसभा है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं, उनका गढ़ माना जाता है। तो अब यहां पर जब आ गए हैं तो एक बार कोशिश करेंगे फिर से जनता के सवाल, नेताओं के जवाब, और नेताओं के जवाब के बीच में ढूंढने की कोशिश ये करेंगे कि क्या हरियाणा का रुख जो है वो इस वक्त किस तरफ जा रहा है। सबसे पहले जोगिंदर कोच साहब हुड्डा जी का गढ़ मानते हैं, अब तक अभेद्य किला रहा है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में रोहतक लोकसभा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हार भी देखनी पड़ी। तो इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या एक बार फिर से बड़े तरीके से वापसी कर रहे हैं? जनता का जो मूड है वो सवाल यही पूछ रही है कि 10 साल बीजेपी को दे दिए तो इस बार चेंज क्यों किया जाए। पहले तो मैं आपका ही जवाब दे दूं कि 2019 की बात मत करिए। पूरे उत्तर भारत में राहुल जी के बाद है ना दीपेंद्र हुड्डा जी सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं। 24 अब में। 2024 की बात करिए। तो मैंने कहा कि 2019 में किला जो था उसमें सेम हाँ, लगी थी। वो इन लोगों को पता है वो कैसे आ रहे थे। वो हाँ। एक षड्यंत्र था, छोड़िए उस पर नहीं जाना चाहते हम। हाँ। लेकिन अब क्या पोजीशन है पूरे उत्तर भारत में, राहुल जी के बाद दूसरे नंबर की लीड मार्जिन से जीते हैं। ठीक रही है। बात 2 साल के कार्यकाल की, हुड्डा साहब का कार्यकाल देख लो जो कांग्रेस पार्टी का रहा है, और मनोहर लाल खट्टर जी का देख लो जो बीजेपी का रहा है। इन्होंने प्रदेश में जब हमने सरकार छोड़ी 17,000 करोड़ का कर्ज था, आज 4,00,000 करोड़ का कर्ज है। कहाँ गया वो पैसा? एक भी कोई अगर नींव रखी हो उन्होंने डेवलपमेंट की, हम बताते हैं हमने क्या किया। हमने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बनाया, हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई है ना, हमने IIM बनाया, हमने अपना एम्स बनाया, हमने चोई बंसलाल यूनिवर्सिटी बनाई, हमने देवलाल यूनिवर्सिटी बनाई, हमने हिसार के अंदर वेटरनरी उसके बाद भी हारे ना आप। ठीक है, कौन? उसके बाद भी हारे ना आप, यानी कि कहीं कुछ कमी रह गई होगी तभी हारे ना आप। अब इन्होंने क्या किया? मैं बात हार जीत की नहीं कर रहा, जी। मैं बात कर रहा हूं अपने 10 साल के पीरियड की। हाँ। जो हमने काम किए इस हाँ। प्रदेश की जनता के लिए, जो काम किए, ठीक है। इन्होंने क्या किया? प्रदेश को पूछ लेते हैं। 4 लाख करोड़ के कर्ज में दबा दिया, जो कि 70,000 करोड़ का था। पूछ लेते हैं ये कि- इन्होंने डेवलपमेंट क्या किया? वो 4 लाख करोड़ गए कहाँ? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। ठीक है, तो खरक साहब से पूछ लेते हैं कि क्या किया। 10 साल आपके पास सत्ता रही, इस बार का जो चुनाव है वोट किसके नाम पे? सैनी साहब के नाम पे, खट्टर साहब के नाम पे, या घूम फिर के मोदी जी के नाम पे? इस बार का चुनाव विकास के नाम पे चुनाव है। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी कितने व्यक्ति विशेष की बात भाई नहीं साहब, करती। 10 साल पहले भी आपने भारतीय दोनों जनता चुनाव में पार्टी विकास के नाम की पे बात लड़े थे। करती है। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक विकास की बात करती है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व की बात करती है। जब भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व की बात करती है, लेकिन जब नेशनल चुनाव होता है तो मोदी जी का चेहरा आगे करती है। यानी मोदी कि जी जहां हमारे पर नेता सबसे दिखता बड़े नहीं है, और वहां पे पूरे मोदी जी आगे विश्व के करती है। सबसे बड़े नेता हैं। हाँ। जो पूरे विश्व में और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं और हमारे चलिए। प्रधानमंत्री हैं। जेजेपी इस चुनाव में कहां खड़ी है? आप बैठे तो इधर हैं, लेकिन लोग अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप जाने किधर वाले हैं। देखिए, जब भी 2019 का चुनाव था, हाँ। जब भी हरियाणा की जनता बीजेपी हो चाहे कांग्रेस एक बात बोलती थी कि एक भी सीट नहीं आएगी, लेकिन दुष्यंत जी की मेहनत से, नौजवानों के सहयोग से, समर्थन से, प्यार से जेजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ करके नई पार्टी होने के बाद भी 10 सीट लेने का काम किया और 4.5 साल तक दमदार तरीके से सरकार चलाने का काम किया। और इस बार भी
2024 के चुनाव में भी जेजेपी आखिरी अपने प्रदर्शन आखिरी को 6 दोहराने का काम महीने करेगी। में आखिरी 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि आपने साथ छोड़ दिया? साथ हमारा था पेंशन के ऊपर। हाँ। जेजेपी चाहती थी कि 4.5 साल आपको याद नहीं आई? नहीं आई, 3000 तक लेके गए हम पेंशन को। उसके बाद जब दुष्यंत जी ने दबाव बनाया, भाई हम एक सीट भी मत दो आप, हाँ। 10 की 10 बीजेपी लड़ लो, हम सहयोग करेंगे। हाँ। लेकिन वृद्धा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, आपको पता है जनता क्या कह रही है? सड़कों पे जाते हैं जी जेजेपी ने पिछली बार बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था जी 10 सीट ले ली जी हुड्डा जी इस कारण में मुख्यमंत्री पिछली बार नहीं बन पाए जी। जाटों को आधा छल लिया जेजेपी ने जी। और जाके बीजेपी की गोद में बैठ गए। आप देखिए- पर विश्वास नहीं है लोगों का? देखिए, पहले हमने कांग्रेस को ही मौका दिया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछ लेना, वो यहाँ से मौजूदा विधायक हैं। पहले जेजेपी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मौका दिया था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा था 31 आपके हैं, 10 जेजेपी के हैं, 41 हैं। एक आप ही ऐसे नेता हो कि सरकार के समय में आप साधन संपन्न थे, निर्दलीय विधायकों से आप बात आप करो। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बेटे की राजनीति चमकाने के लिए निर्दलीय विधायकों से ये कहा, यहाँ क्यों पड़े हो, बीजेपी को समर्थन करो, दुष्यंत को खत्म करने के लिए। जब दुष्यंत ने मजबूरी में की लड़ाई है, जब दुष्यंत ने मजबूरी में बीजेपी का साथ देने का काम किया। चौधराट की लड़ाई है। पिछली बार ये बोलते थे, ठीक है ना, अब की बार बीजेपी जमुना पार, उसके बाद जाके और 4.5 साल गोद में बैठे रहे। और दुष्यंत जी पहले अग्निवीर हैं और इस देश के पहले अग्निवीर हैं जो 4 साल में इन्होंने रिटायर कर दिया और उसके साथ बैठ के पूरा भ्रष्टाचार किया, शराब घोटाले में नाम आया। और ये सरकार का कोई भला नहीं किया, किसानों का कोई भला नहीं किया, मजदूरों का कोई भला नहीं किया, एक-एक कर्मचारियों का कोई भला नहीं किया। हर तरफ चलते हैं, थोड़े सवाल लेते हैं। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता जी से है। कर्नाटक में और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली, इसका जवाब चाहिए। कहाँ से आया डेटा आपके पास? आप गूगल पे अभी निकाल लीजिए, पहले बाद में इनसे पूछे, पहले गूगल से आप डाटा निकाल लीजिए। 1200 किसानों ने, किसानों की बात करती है कांग्रेस, कह रहे हैं जो बाकी राज्य है वहां तो कांग्रेस कुछ कर नहीं रही उनके लिए। इस बीजेपी सरकार ने रोड में कील गाड़ने का काम किया, दिल्ली नहीं जाने दिया किसानों को। 750 किसान शहीद हो गए, ठीक है। और उसके बाद इनके देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांग के बिल को वापस लिया। ये किसानों की बात करते हैं। हाँ जी, क्या और 1 मिनट और रुको, इनकी भी सुन लो फिर जवाब देना। हाँ जी सर, 2022 में पेपर हुआ था और उससे पहले 2019 से ही शायद इन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाला था, लेकिन अभी तक कोई भी इनका वो नहीं हुआ है। अभी तक भर्तियां लटकी हुई, 2 बार पेपर ले चुके हैं लेकिन फिर भी रद्द हो गया था। तो कौन कौन से पेपर दिए आपने? अभी तो सीईटी क्वालिफाई का दिया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने सेलेक्ट किए थे कैंडिडेट की। इस पोस्ट के लिए इतने कैंडिडेट है तो 4 गुना बुलाए थे हर एक पोस्ट के लिए। तो इन्होंने मतलब जो खट्टर साहब की नीति थी उससे अब जो नायाब सिंह सैनी जो अभी इन्होंने मुख्यमंत्री बनाए हैं वो ही उनसे खपा है। उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट तक ये बात कही है कि जो खट्टर साहब ने जो बात की थी वो 4 गुना बुलाए थे, हम वो ऐसे ना करके आपस में सरकार में समझ में नहीं है। बच्चे सारे यहाँ पर कह रहे हैं कि लगातार पेपर दिए जा रहे हैं, नौकरी उनको मिल नहीं रही है। पेपर अगर होते हैं तो वो लीक हो जाते हैं। हमारे भाई को गलत जानकारी है, जब से जो पेपर खुद दे रहा है उसे गलत जानकारी है। और सारी जानकारी आपको है। बिल्कुल गलत जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चला गया है। रबी रिजल्ट भी इसका 4 गुना की बात जो हुई है आपने वहां पे भी सुने ना। अरे पेपर देके लोग घर में बैठे हुए हैं। अरे मैं जो बात कह रहा हूँ, कह रहा है कि यहाँ जो पे 4 गुना का, ऐसे ये चीजें एक दिन में नहीं होती, एक दिन में नहीं होती। बाकायदा जब कैबिनेट में ये चीज प्रस्ताव पास किया, सीटी का पेपर लेंगे, उसके बाद जो भी नौकरी है उसका 4 गुना जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी इसमें शामिल होंगे, उनको बुलाया जाएगा। आपने एक बात देखी, ऐसा हमारी पार्टी के किसी मुख्यमंत्री का आपस में कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से विधायक हैं, पिछले 5 साल का एक भी काम बता दो हुड्डा साहब ने क्या किया? क्या किया जी हुड्डा साहब ने 5 साल में, बताओ। आप ये बताइए, पिछले 5 साल सरकार किसकी थी? पिछले 5 साल सरकार किसकी थी? एमएलए तो वही थे। बीजेपी का काम बताइए, आप एक भी काम बीजेपी का बताइए। एमएलए तो वही थे, एमएलए तो वही थे। अपने एमएलए फंड से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ पर क्या काम किया वो बताओ। भूपेंद्र हुड्डा ने पूरे हल्के में काम किया है। बताओ ना भाई साहब, एक गिनवाओ। नहीं किया, एक गिनवाओ। मैं बताता हूँ, क्या बताऊँ? मैं बताता हूँ, हाँ जी बताओ। मैं बताता हूँ। एक काम आपसे गिनवाया नहीं गया पूरे 10 साल के अंदर, पूरे 10 साल के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अंदर इतना, पूरे 10 साल के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अंदर इतना घमंड था। कांग्रेस का चाहे बीबी बत्रा या दूसरे एमएलए मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हर विधानसभा में पैसा भेजा। इस विधानसभा में एप्लीकेशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इस विधानसभा में बीजेपी ने क्या काम कराया, एक गिनाओ। मैं इस विधानसभा में बीजेपी ने बिल्कुल
सांपले के जो हम बैठे हैं जहाँ पे, वहाँ पे 300 परिवारों को 2.5 लाख रुपए मकान के रिहायश के लिए हमने दिए। और सांपले के अंदर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा छोड़ गए थे, रुक लो, हाँ, एक को भी नहीं दिए, एक को भी झूठ। बीजेपी तय रुक भाई, रुक भाई, रुक जा भाई, तेरे पास भी आ जाएंगे। हाँ, जिस तरह 2.5 लाख रुपए दिए हैं उसका कमीशन बताओ कितना कितना ले रहे हो? ये कमीशन खाना कांग्रेस का काम है, कांग्रेस का काम है। एक आदमी बता दीजिए की आप बात करते हो, वो कह रहे हैं कमीशन लिया जा रहा है। ये कांग्रेस का व्यक्ति है और कांग्रेस का व्यक्ति ही कमीशन खाता है। समझ लो, भारतीय जनता पार्टी हमारा। मैं आपको बड़ी विनम्रता से बताता हूँ, अरे त्यागी जी, आपसे अगर कोई सवाल पूछ रहा है, वो जनता है, उसी को आपको चुन के भेजना है, वो यहाँ का वोटर है। अगर वो आपसे सवाल पूछता है जो आपको पसंद नहीं, तो उसको कम से कम बिल्कुल मैं जवाब देने को ले तैयार हूँ, मैं जवाब देने को ले तैयार हूँ। मैं बताता हूँ, अब सुन लीजिए, रुक जाओ। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिल्कुल पारदर्शिता के साथ कोई भी योजना है, समाज के अंतिम व वंचित व्यक्ति को वह योजना दी जाती है, ऑनलाइन उसको अप्लाई किया जाता है, उसके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, उसके बाद उसको पैसे की अलॉटमेंट होती है। ये बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस के राज में कमीशन खोरी होती थी, भारतीय जनता पार्टी के राज में ऐसा कुछ नहीं है। मैं नगर पालिका में जाता था जी, मेरी प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए 4 महीने लगे थे जी। प्रॉपर्टी आईडी की समस्या, किसानों की समस्या, व्यापारियों की समस्या जी, और गरीब आदमी की। कौन सा वर्ग खुश है जी? एक एग्जांपल यही मिल गया, वो बेचारे। आप पहले उनसे उनका ही जवाब दे दो। आप एक वर्ग, वो एक वर्ग आपको गिना रहे हैं कि एक भी वर्ग खुश नहीं है। आप किसान की बात करते हो। आज़ाद हिंदुस्तान के 70 साल के बाद अगर किसी ने किसान के बारे में सोचा, तो किसान सम्मान निधि 6,000 के रूप में पहली बार नरेंद्र मोदी ने इस देश में देना काम किया। आप एक साल किसान बैठे रहे हो, तब भी सोच लेते आप। एक साल पूरी बात सुनो भाई साहब, मैंने आपको कहा था नारे नहीं लगाने। पहली बार हरियाणा प्रदेश के ईमानदारी से जब हमारी 2014 में सरकार बनी, 12,000 रुपए पर एकड़ किसान को मुआवजा किसी ने दिया, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी था। भारतीय जनता पार्टी के नेता गाँव में जब पहुंच रहे हैं तो किसानों का विरोध करने के तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं। एक साल तक किसान बैठे रहे, तब आपको याद नहीं आया? हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी है। पहली बार किसान के सम्मान के रूप में सम्मान निधि, और पहली बार किसान का सम्मान किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने तो किया। फिर बॉर्डर पे क्यों रोक दिया था किसान जब दिल्ली जा रहे थे? तो हजारों करोड़ रुपए लाठियां क्यों बरसाती थी यहाँ पे खट्टर साहब की सरकार ने? व्यवस्था के लिए सब काम सरकारों को करना पड़ता है। मैं कांग्रेस पार्टी से एक सवाल करना चाहता हूँ। भाजपा की सरकार सन 2014 में बनी, और 2014 से लेकर 2024 तक, उससे पहले कांग्रेस ने हिसार विकास के अंदर क्या काम करा? एक काम गिना दे। योगेश भाई से मैं जानना चाहता हूँ, ये बार बार किसान को पीटा, मजदूर को पीटा, ये कर दिया, वो कर दिया। साथी से ये पूछिए, क्या किसान की एमएसपी कितनी फसल की थी 2004 और 14 के बीच में, और 14 से लेकर 24 में भारतीय जनता पार्टी ने 24 फसलों की एमएसपी देने का काम किया। इन लोगों ने 4 का किया, लेकिन काम भी नहीं किया, घोषित कर दिया। आज फसल की भरपाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इन्हें नहीं किया। 12,000 पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने मुआवजा देने का। आपको लगता है जो कानून बनाया था जिसको वापस लेना पड़ गया 1 साल बाद, उसमें थोड़ा किसानों की राय भी ले लेनी चाहिए थी? सर, ये कानून बना हुआ था ऑलरेडी, लेकिन कायर और कमजोर सरकार थी जो कांग्रेस की, जिन्हें लागू नहीं कर पाई। और जिन्होंने वापस ले लिया वो कायर कमजोर नहीं। हम रेडी वाले यहाँ पर 2014 में स्ट्रीट वेंड एक्ट लागू किया गया था ताकि हमें स्थायी जगह दी जाए काम करने के लिए। क्या बीजेपी सरकार ने 10 साल में कुछ भी किया है क्या? सिर्फ और सिर्फ आश्वासन यहाँ पे चाय पानी की, गुप्ता जी की। बोले जब भी जीतेंगे सबसे पहले आपकी रेडी पक्की करेंगे। रेडी पक्की नहीं की सर, यहाँ से हटवा दी। आज हम यहाँ पर काम करने के लिए ये जो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, मोमिन दिखाएंगे हमारे पीछे, हम जहाँ खड़े हुए हैं उसके आसपास आप देखेंगे, यहाँ पर शाम को लोग खाने पीने की चीजें हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, रेडी पटरी वाले काफी सारे लोग हैं। तो आप सर, ये इस शहर की शान है, लेकिन ये उजाड़ने का काम किया 10 साल में कोई काम। और हमारे जो विधायक हैं वो इतनी बेशर्मी से कहते हैं कि शहर में खड्डे दिखा दो। खड्डे के मैं इतने खड्डे दिखा दूंगा। चलिए, जनता के सवाल ही ज्यादा जरूरी हैं, तो दोनों से आपसे ले लेता हूं। सबसे पहले उन्होंने आपसे पूछा किसानों के नाम पर भ्रम फैलाती है कांग्रेस, और बाकी फिर रेडी पटरी वालों का जवाब दीजिएगा। उन्होंने तीखे सीन सवाल पूछे हैं, आपसे पूछे हैं, बीजेपी से पूछे। चलिए जी, बताइए। देखिए सर, जहां तक सवाल किसानों की बात है, हमारे 750 किसानों की शहादत पर
प्रधानमंत्री मोदी जी और उस समय के पूर्व के मुख्यमंत्री खट्टर साहब, कभी उनको आतंकवादी बोला गया, कभी अलगाववादी बोला गया, और आप देखिए किस तरह से उनके रास्तों पे, बॉर्डर पे रोक दिए। जब 1.5 साल तक आपका जो मैनिफेस्टो, जो गारंटी आई है, उसमें आपने कहा है कि हम हरियाणा में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम उसको लीगल गारंटी देंगे एमएसपी को। आपने बिल्कुल निश्चित रूप से, किसानों की मांग है। आपकी 3 राज्यों में और सरकार है, तीनों में मिल गई लीगल गारंटी? बिल्कुल मिली है जी। और कौन मैं से राज्य में मिली है? तेलंगाना में किसानों को जो एमएसपी की लीगल गारंटी आपने नहीं दी है। एमएसपी पे आप दे रहे हो, लीगल गारंटी आपने नहीं दी है। और मैं हिमाचल में आपको एक बात और बता रहा हूँ, आप देखिए, कर्नाटका में जो मेरे भाई कह रहे थे कि एमएसपी पे फसल खरीदी जा रही है। भाई साहब रैली के लिए छोड़ दो, ये रैली के लिए छोड़ दो, सवाल मैं पूछ रहा हूँ ना। मैं इन्हें बता दूं कि एमएसपी पे हुड्डा साहब के समय में चाहे जीरी हो चाहे गेहूं हो, हर फसल एमएसपी से ज्यादा खरीदी गई। जिस तरह से भाजपा के, मेरा सवाल रह गया, जिस तरह से भाजपा के समय पोर्टलों के माध्यम से किसान को परेशान किया गया है, वो किसान जवाब देंगे। सवाल उस बच्चे ने आपसे पूछा और उसका सीधा जवाब दे दीजिएगा। उन्होंने पूछा कि रेडी पटरी आपने फोटो खींची है, रेडी है, लोग रेडियो पे बड़े मजे कर रहे हैं। हाँ। कहाँ से रेडी हटी हुई है? वो रेडी पटरी वाला गलत झूठ बोल रहा है। वो रोज वहां पे आता है। कहाँ गया वो लड़का? रेडी है, इधर आ जा भाई, इधर आ जा भाई, इधर आ जा भाई, इधर आ जा भाई, इधर आ जा भाई। हाँ भाई, क्या वो कह रहे हैं कि यहाँ तो सब ठीक ठाक चल रहा है? पिछले इलेक्शन में कमल गुप्ता जी की चाय पानी का प्रोग्राम किया। उन्होंने कहा जब अगर आप लोग मुझे जिताओगे तो आपकी रेडी पक्की। 10 साल हो गए जी हमें बेकार होते हुए। 8 बजे तक यहाँ पर ड्यूटी लगा के रखते कि इनकी रेडी नहीं लगने दी जाएगी। तो एक गरीब आदमी बताइए क्या करेगा? जवाब दो जी। ये तो रेडी वाला है, रोज आता है यहाँ पे। ये बताओ जी। आपको बताना, एक मिनट सुन लो। आपको बताना चाहूंगा, ये हुड्डा की जमीन है डिपार्टमेंट की। उनसे हमने स्वीकृत परमिशन से इनको कहा भी इनको गरीब आदमी काम करने दो। हाँ। ये काम कर तो रहे हैं, कहाँ काम नहीं कर रहे हैं? कहाँ काम कर रही हो? अब ये तो अगर ये चाहे कि इनके रजिस्ट्री करवा दें, कैसे पॉसिबल है? आराम से एक एक करके। हाँ जी बोलो बोलो बिहार के विकास की बात करेंगे। एयरपोर्ट हमने बनवाया, रुक जाइए। 200 एकड़ से 7200 एकड़ जमीन हमने दी। भाई साहब रुक जाइए। अब विकास के ऊपर आओ ना, बात करो। मार्केट बिहार के विकास की बात करो। वालों की आरटीआई हम लोगों ने ही लगाई थी। ये लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा गंद मार्केट में रात को ये खिंडा के जाते हैं। सुबह से शाम तक यहाँ पे कूड़ा मार्केट बना दिया है। शहर की जो शान थी, जिसमें हम पूरी मार्केट वाले पैसे खर्चते हैं, यहाँ पर रात को इतना ज्यादा हंगामा और यहाँ पर इतनी ज्यादा गंदगियां खिंडा के चले जाते थे कि सारे शोरूम्स के सामने। तो आपको दिक्कत है कि भाई रेडी वाले यहाँ पे? हाँ जी, आपका क्या? भाई साहब आराम से आराम से आराम से आराम से। ये गंदगी इतनी खिंडाते हैं यहाँ पे कि यहाँ आसपास वाले सारे। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पे जो विधायक है वो इन्हें आश्वासन देके गए। रोल नहीं है इसमें विधायक का कोई कानून है सर, ये कानून कोई इतनी खिंडाते हो गया। भाई साहब एक ही बात दोनों बोलोगे, सबकी थोड़ी हो सकती है। ऐसा है जी, मुद्दा छोड़ो आप। जितने भी एमएलए कैंडिडेट है, किसी को वो हमारे चाहे डॉक्टर कमल गुप्ता से पूछ लो, AQI का मतलब नहीं पता कि हमारी हिसार की एयर क्वालिटी क्या है, आज क्या टेम्परेचर है, कुछ नहीं पता। वोट दे दो जी, वोट दे दो। किस नाम पे दे दो, किस काम पे दे दो? मैं हिसार से नहीं हूँ। पहली बात तो मैं HIU का विद्यार्थी हूँ। मैं एक ये बात कहना चाहता था, जब मैं 5 साल पहले हिसार आया था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि यहाँ पे एक एयरपोर्ट बन रहा है जिसका उद्घाटन हुआ है, जिसमें मैं जाऊँगा। और बीजेपी सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं उससे तब 5 साल से आज तक एयरपोर्ट में ही घूम रहा हूँ, फ्लाइट में जाता हूँ, फ्लाइट में आता हूँ, मजे कर रखे हैं। बिल्कुल। तो जब फ्लाइट चालू नहीं हुई है वो उस एयरपोर्ट की, कब हो रही है हिसार के एयरपोर्ट पर फ्लाइट चालू? हिसार के एयरपोर्ट की 200 एकड़ जमीन थी, हमने उसको 7200 एकड़ में तब्दील करवा दिया है। हिसार पे एयरपोर्ट का पहला फेज जो था वो उसको हमने कुछ फीट से 10,000 फीट बढ़वा दिया है। पहले 1500 की विजिबिलिटी थी, जो जहाज दिन में 12 बजे के आसपास उतर सकते थे, हमने उसको 5000 की विजिबिलिटी करवा दिया है। अब जहाज रात को उतरेगा, दिन में उतरेगा। हमने लाइसेंस के लिए 15 लाख रुपये, अरे सुनो तो बात पूरी। उतरेगा हमने 15 लाख रुपए लाइसेंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जमा करवा दिए 24 जून को 2024 को। आपको जब भी लाइसेंस आएगा, जहाज 14 जहाज अयोध्या के लिए बुक हो चुकी हैं। लाइसेंस आते ही चुनाव खत्म से पहले 14 हवाई जहाज यहाँ से अयोध्या के लिए उड़ के जाएंगी। अभी तक काम होता है। सर आप भी सारा इतना जोश में चल रहा है, आप भी सुन रहे हैं सारी बातें। क्या मुद्दे हैं हिसार के जो पूरे नहीं हो पा रहे? सिरसा के भाई साहब आपस की डिबेट करने का कोई मतलब है क्या? मैं आ रहा हूं ना आपके पास एक एक करके।
असल में जो बेसिक ज़रूरतें हैं ना जी, उसकी बात आज कोई नहीं कर रहा। बेसिक ज़रूरत है एजुकेशन और हेल्थ। जो पुराने हमारे विधायक आज हैं उन्हें चाहिए भी वो ये बताएं पिछले 5 साल में उन्होंने क्या किया और आगे उनका क्या प्लान है एजुकेशन और हेल्थ और रोजगार के लिए। रोजगार, एजुकेशन, हेल्थ, ये सवाल तो सबसे ही पूछना चाहिए क्योंकि सबसे जरूरी चीज यही है। तो एक एक करके मैं आप लोगों को अनइंटरप्टेड, कोई उसमें बीच में नहीं बोलेगा, मैं आप सबको 45 सेकंड देता हूं, जल्दी जल्दी बता दीजिए कि क्या प्लान है रोजगार, शिक्षा और हेल्थ को लेकर। शुरू करते हैं सर आपसे, चलिए। अभी डबवाली के अंदर हमारे जो कैंडिडेट हैं वहाँ दिग्विजय सिंह चौटाला, बच्चों की एजुकेशन के लिए उन्होंने हर गांव में 71 गांव है, 71 गांव के अंदर ई लाइब्रेरी का निर्माण किया है अपने निजी कोष से। 40 के कंप्लीट हो गए, बाद में ये चल रहा था तो कांग्रेस वालों ने वहां और बीजेपी वालों ने, लोकदल वालों ने इतराज करके 5 साल में क्या होगा? अगले 5 साल का क्या प्लान है? अगले 5 साल के लिए ये है कि हमारी पार्टी ने जो अपने शिक्षा के लिए, बच्चों की जो अपने ये जो क्या कहते हैं अभी जो इन्होंने चलाया, आप सोच लो, तब तक आप बताओ जी। आप सोच लो, कोई बात नहीं। की बात नहीं है, बता रहा हूँ। ये जो अभी मिलिट्री के अंदर जो 4-4 साल के लिए जो लोगों को लगाने की बात की है, अग्निवीर, उनके लिए हायर एजुकेशन फ्री देंगे, उनको आगे नौकरियों का प्रबंध करेंगे। ठीक है सर, आप बताओ जी, फटाफट बता दो। शिक्षा, शिक्षा पे, मेडिकल हेल्थ पे श्री अपना जो मेडिकल अभी मंजूर हुआ है। कौन सा? ठीक है, नाम तो याद नहीं आपको? नाम क्यों नहीं याद, नाम याद है। बताओ जी। बाबा सरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज। ठीक है जी, बताओ। हाँ जी, हाँ जी। बाबा सरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज मंजूर हुआ है सर, उसका टेंडर हो चुका है। ऑनलाइन चेक कर सकते हो, ऑनलाइन वो टेंडर चेक कर सकते हो गूगल पे 5 साल में करा दोगे उसे पूरा। 1000 करोड़ का टेंडर हो चुका है, 1000 करोड़ का टेंडर हो चुका है, उसको चेक कर लो। ठीक है, मेडिकल कॉलेज हेल्थ के लिए आगे, हाँ जी, और शिक्षा के लिए, बाद शिक्षा के लिए आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि कितने स्कूल अपग्रेड हुए हैं। 8th से 12th का कितने हुए हैं? बात सुनो, प्राइमरी से ऑनलाइन रिकॉर्ड बोलेगा भाई साहब। मैं जाके एक मिनट जी, मैं यहाँ पे सिर्फ बाहर से आया हूँ, मैं ऑनलाइन चेक करूँ कितने हुए? आपको खुद उनकी पार्टी से आपको याद नहीं कितने हुए? ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करो ना। 5, 10, 15, 25। मैं कहता हूँ पूरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं। पूरे सिरसा कितने? हाँ जी, आप चेक करो। हम चेक करें? हाँ जी, जनता चेक कर ले। आपको याद नहीं, स्पोर्क्स पर्सन आप हो। हाँ जी, कांग्रेस जी बताओ क्या क्या प्लान है आपके 5 साल में? अगर से मिडिल हुए, चलिए आपने बता दिया, ये सारे ऑनलाइन चेक करेंगे। आज आगे बताओ। हाँ जी, हमारी सरकार हरियाणा में बनने जा रही है, 75 पार हम जीतने जा रहे हैं। और हमारी सरकार बनने के बाद मैं जो बात कह रहा हूं, मेरी बात पे ध्यान रखना। पहली बार मैंने मेरी जिंदगी के अंदर 1972 से राजनीति कर रहा हूं, लेकिन पहली बार राष्ट्रपति ने मेडिकल कॉलेज का रिमोट से उसका शिलान्यास किया। आज तक ईंट भी नहीं लगी, बड़ी शर्म की बात है। आप क्या करेंगे सर? वही बता रहा हूँ ना। हम हमारी सरकार बनने के बाद, एक मिनट, हमारी सरकार बनने के बाद जितनी बार हरियाणा का मुख्यमंत्री 18 बार मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर चुके हैं, 18 मेडिकल कॉलेज कहाँ बने हैं मुझे ये बताएं। भाई साहब आप क्या करोगे? हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहले शिक्षा का मेडिकल कॉलेज बनेगा। सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज बनेगा। ठीक है, अब मैं कांग्रेस पार्टी टेंडर हो चुका है शर्मा जी, ये कांग्रेस पार्टी का फायदा है, 1000 करोड़ का फायदा नहीं है। हो चुका है। सिरसा जिले के अंदर आप आंकड़े उठा के देख लो, पूरे हरियाणा के, सिरसा के नहीं। चौटाला साहब की जब सरकार थी, सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां उनके राज में लगी। सुनिए सर, सुनिए प्लीज, मुझे बताइए किसान के लिए 5 साल में क्या करोगे आप? 3 बातें बताओ जल्दी जल्दी। किसान कमेरे की पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, उसमें तो मेरे को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट, एजुकेशन के मामले में करोगे क्या सर? 4 स्कूल बनाओगे, 15 स्कूल बनाओगे, 2 हॉस्पिटल बनाओगे, क्या करोगे आप? देखो, चाहे हमारी जो बच्चियां हैं, चाहे हमारे जो बच्चे हैं, उनके लिए पॉलिटेक्निकल कॉलेज हैं, उनको खोलने का काम किया जाएगा। आपने देखा होगा पीछे भी, चाहे चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की बात करें, ये आपका वादा है।
आपने जेसीडी देखी होगी, चाहे नर्सिंग कॉलेजों की बात करें, चाहे पन्नीवाड़ा मोटा के अंदर कॉलेज की बात करें। है ना? हाँ बिल्कुल वादा है। इंस्टीट्यूट जो है उनको प्रमोट किया जाएगा, नए इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। आपका वादा है ना ये? बिल्कुल वादा है। अगर ये वादा पूरा नहीं होता और हम यहाँ पे, क्योंकि आपका कैंडिडेट तो है नहीं, ये जाएंगे कांडा जी के पास, वो कहेंगे मैंने तो नहीं करा था, इनेलो वालों ने करा था, उन्हें पकड़ लो। फिर सिरसा जिले के सिरसा जिले के गठबंधन है जी, तो जो ये कहेंगे वो करोगे आप? बिल्कुल भाई आप लोगों ने सुन लिया, हमारा मजबूत गठबंधन है। सर एक मिनट, इनेलो का वादा, कांडा साहब का वादा है, तो जो भी पकड़ना हो दोनों में से किसी को भी पकड़ लेना, तो आपके वादे पूरे नहीं होते। एक मिनट, हाँ जी, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, मैं आ रहा हूँ, मैं वहीं पे आऊंगा भाई साहब, वहीं पे आऊंगा। सर एक तो नशे पर लगाम, नशे पर लगाम सर, और सिरसा का जो युवा है एजुकेटेड के साथ साथ स्किल्ड है, कौशल्य बहुत है सिरसा के जो युवा के अंदर, उन पे ये क्या करेंगे नशे के लगाम? उस पे क्या करेंगे नशे के लगाम लगाने के लिए? एक सवाल नशे पे हो गया। हाँ जी भाई साहब खड़े हो जाओ, माइक मेरे हाथ में रहने दो। हलोपा वाले मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कर रहे हैं, पहले सिविल हॉस्पिटल का सिस्टम तो देख लो। सिविल हॉस्पिटल का हाल ठीक नहीं है, मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कर रहे हो? हाँ जी, सिविल हॉस्पिटल का हालात ठीक। आ रहा हूँ भाई साहब, दोबारा आ जाओ, ऐसे थोड़ी होता है, आपने सवाल पूछ लिया उसका जवाब भी सुन लो। हाँ जी, हलोपा वाले कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज बना देंगे, सिविल हॉस्पिटल तो ठीक कराएंगे आपसे। नहीं, सिविल हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट नहीं किया जाता, बताए वहाँ नशा मुक्ति के लिए फ्री मेडिसिन दी जाती है। हाँ। ठीक है, नशा मुक्ति के लिए फ्री मेडिसिन दी जाती है, गरीब आदमी को फ्री मेडिसिन मिल रही है, और क्या उसमें सुधार? कोई कमी नहीं है, सुधार की कोई जरूरत नहीं है। सुधार की जरूरत है, जब भी तो मेडिकल कॉलेज बनाया। आखिरी बार आप कब गए थे सिविल हॉस्पिटल? सिविल हॉस्पिटल में तो जाता ही रहता हूँ। जब बीमार हुए हो आप वहीं इलाज कराते हो? झूठ मत बोलना भाई साहब, बात सुनो, झूठ मत बोलना, लेकिन जाता रहता हूँ, जनता देख रही है। मैं कहता हूँ मैं जाता रहता हूँ। चलिए, अपने अपने सक्षम की बात है। एक सवाल उन्होंने पूछा कि भाई नौकरियों के युवा यहाँ का सिरसा का, उसके पास स्किल भी है, एजुकेटेड भी है, इंडस्ट्री सिरसा में क्यों नहीं आ रही? एजुकेशन सिरसा की जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उन्हें नौकरियां कहां मिलेंगी? हाँ जी सर, कांग्रेस का क्या प्लान है? रुक जाओ जी, कांग्रेस का प्लान माइक उठा के। हाँ, कि हम बच्चों को शिक्षित करेंगे और हर साल उनको रोजगार देंगे, क्योंकि आज पर्ची वाला नहीं, नो पर्ची नो खर्ची। नो पर्ची नो खर्ची। हाँ, इस बार सरकार अलग चलेगी। ये बीजेपी वाले कहते हैं नो पर्ची नो खर्ची, और अंदर बढ़ के क्या लेते हैं आपको पता नहीं, हमें पता है।